हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज़। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के अनसॉल्व पेपर के 2025 के सेट नंबर 3 को करा रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर तीसरा पूरा करा देंगे। इसका 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन इसके कंप्लीट करा देंगे, जो कि दो दो नंबर के पूछे जाते हैं। तो आइए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम इसके पार्ट नंबर 2 को लेकर आए हैं। जिसने इसके पार्ट नंबर 1 को नहीं देखा तो वो हमारे चैनल पर जाकर वीडियो को जरूर देखे। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का क्या पूछा गया था कि 6 ग्राम यूरिया 200 ग्राम जल में घुला है, तो क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। और दे रखा है कि जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। तो ये क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा गया था। तो बच्चों, आप सबसे पहले ये देखिए कि जो भी विलयन होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं। किसी भी विलयन में दो चीज़ें होती हैं। एक होता है उसमें क्या, एक होता है इसमें विलय और दूसरा होता है इसमें विलायक। और जो विलय होता है तो ये होता है क्या, कम मात्रा में। और जबकि जो विलायक होता है ये होता है इसमें ज़्यादा मात्रा में। तो कम मात्रा में क्या होता है, जैसे चीनी हुई, ठीक है, चीनी, नमक ऐसे। और ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में होता है इसमें पानी। तो आप समझ गए कि विलय क्या है, जैसे चीनी, और जी विलायक क्या है, जैसे पानी। तो अगर आपको कभी भी इन दोनों में कंफ्यूजन हो रही हो तो ये समझ जाना, जो कम मात्रा में है वो तो है ये, और जो ज़्यादा मात्रा में है वो है हमारा विलायक। तो अब इस क्वेश्चन में देखिए, हमें जो इसमें कम मात्रा में क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है 6 ग्राम यूरिया और साथ में दे रखा है 200 ग्राम जल। तो इसमें कम मात्रा में क्या है, यूरिया। तो समझ जाइए इसमें यूरिया क्या है, तो यूरिया है इसमें हमारा विलय। और जबकि जल क्या है, तो जल है इसमें हमारा क्या, विलायक। तो ये चीज़ आपको एग्जाम में लिख कर नहीं आनी, पर ये आपको समझाने के लिए बताई जा रही है, ठीक है। इसे एग्जाम में ऐसे आना नहीं है लिखकर। तो अब हम इसके क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है इसका, तो सबसे पहले हमें दे रखा है इसमें क्या, विलय का भार। क्या दे रखा है, विलय का भार, जिसे स्मॉल डब्लू से करते हैं। और विलय क्या है, यूरिया। तो इसका भार दे रखा है हमें 6 ग्राम, ठीक है। अब आगे दे रखा है इसमें हमें किसका भार, तो आगे दे रखा है इसमें हमें विलायक का भार, यानी जल का भार। तो इसे कैपिटल डब्लू से डिनोट करेंगे। तो कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है हमें 200 ग्राम, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है इसमें, तो आपसे पूछा है कि क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। तो इसमें आपसे डेल्टा टीवी का मान पूछा है। और आपको इसमें क्या दे रखा है, तो इसमें दे रखा है हमें जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो जो ये मोलल उन्नयन स्थिरांक है इसका मान क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है केबी होता है, 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स होता है, ठीक है। तो अब हमें इसमें ये निकालना है। तो सबसे पहला काम करना होगा आपको क्या, तो इसमें सबसे पहला काम होगा यूरिया का अणु भार निकालोगे। यूरिया का अणु भार। अब यूरिया क्या है, विलय है, तो उसे छोटे से डिनोट होंगे करेंगे तो स्मॉल एम आएगा, ठीक है। तो ये निकालो पहले। और बच्चों, यूरिया का अणुभार एक तो इस क्वेश्चन में हो रहा है यूज, और इसी सेट में एक और ऐसा ही न्यूमेरिकल है जिसमें यूरिया का अणुभार आपको फिर से निकालना होगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे अलग से करके इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और तो यूरिया क्या होता है, इसका सूत्र होता है NH2CONH2, ठीक है। तो ये इसमें नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16, कार्बन का होता है 12 और हाइड्रोजन का होता है 1। तो अब इसमें रख देंगे। तो फिर नाइट्रोजन का कितना, 14, ठीक है, प्लस 2 गुना हाइड्रोजन का कितना, 1, प्लस फिर है कार्बन, कार्बन का कितना, 12, प्लस ऑक्सीजन का 16, प्लस नाइट्रोजन का 14, प्लस 2 गुना हाइड्रोजन का 1। अब इन्हें हम आपस में देख लेंगे कैसे होगा। तो ये होगा 14, ये होगा 2, प्लस अगर हम 16 और 12 को जोड़ दें, चलो 16 और 12 को अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना आता है, 28, प्लस 14 प्लस 2, इधर भी 14 प्लस 2, इधर भी 14 प्लस 2, यानी ये भी 16, ये भी 16। तो क्या होता है, 16 दूनी होता है 32। तो 32 प्लस 28 जब इन्हें आपस में जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारा 60। तो जो हमारा यूरिया का अणु भार आया है, तो ये आया है 60 ग्राम प्रति मोल।
क्या होता है, तो ये हमारा 60 ग्राम प्रति मोल। तो इसे आप अच्छे से देख लीजिए, यूरिया का अणु भार। अब हमसे क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में पूछा गया है डेल्टा टीबी का मान। तो इसका सूत्र होता है 1000 गुना केबी गुना स्मॉल डब्लू बटे में स्मॉल एम गुना कैपिटल डब्लू के। तो इसमें डेल्टा टीबी का सूत्र होता है 1000 गुना केबी गुना स्मॉल डब्लू बटे में स्मॉल एम गुना कैपिटल डब्लू के। ठीक है, तो इस सूत्र को भी अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि इस पर आगे भी न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे आपके सेट में भी। तो होगा डेल्टा टीबी बराबर 1000 गुना केबी का क्या मान दे रखा है, तो इसमें केबी का मान दे रखा है 0.52 गुना स्मॉल डब्लू कितना है, तो स्मॉल डब्लू है इसमें 6 ग्राम, और स्मॉल एम कितना है, स्मॉल एम है 60 ग्राम, और कैपिटल डब्लू का मान कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है इसमें 200 ग्राम। तो ये हुआ 200। तो अब क्या काम करेंगे, 1 2 3 जीरो से ये 3 जीरो तो कट गई। ठीक है, अब 6 से 6 कट गया। अब क्या बचा, अब बचा बस 0.52 बटे 2 के। जब इसे इससे कर देंगे भाग तो क्या होगा, दशमलव आ जाएगा, और हो जाएगा इसमें 2 दूनी 4 है ना, फिर हो जाएगा 2 छिक्का 12। तो कितना आंसर आया, तो हमारा डेल्टा टीबी आया 0.26 केल्विन। तो यही आंसर होगा। क्या आंसर होगा, तो इसमें डेल्टा टीबी का मान होगा हमारा 0.26 केल्विन। और बच्चों ये जो न्यूमेरिकल्स हैं तो ये बार बार रिपीट होते हैं, क्या पता ये ऐसा का ऐसा ही न्यूमेरिकल आपके सेट में भी आपको रखा हुआ मिले। तो इन्हें हल्के में नहीं लेना है, इनकी खूब प्रैक्टिस करनी है जितनी भी की जाए। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे का पूछा गया था कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रयुक्त अभिकर्मकों के नाम बताइए। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि बेंजील अल्कोहल का बेंजोइक अम्ल में परिवर्तन। तो इसमें कैसे परिवर्तन होगा, तो इसमें आपको ये बताना है कि इसमें चेंज करने के लिए आपको कौन सा अभिकर्मक चाहिए, यानी किसकी उपस्थिति में होती है ये क्रिया। तो इसमें आप लिखोगे कि बेंजील अल्कोहल को बेंजोइक अम्ल में बदलने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला अभिकर्मक पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि MnO4 है। अब जैसे सबसे पहले हम लिखेंगे बेंजील अल्कोहल को, तो आपको इसका सूत्र पता होना चाहिए। तो जो हमारी ये बेंजीन रिंग होती है उसके ऊपर होता है CH2OH। क्या होता है, तो जो हमारी बेंजीन रिंग होती है उसके ऊपर होता है CH2OH। तो इसी का ही नाम होता है बेंजील अल्कोहल। ठीक है, तो ये किसकी उपस्थिति में क्या बन जाते हैं, तो ये बन जाते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर COOH। तो इसका नाम होता है बच्चों बेंजोइक अम्ल। क्या होता है, इसका नाम होता है बेंजोइक अम्ल। तो ये क्रिया किसकी उपस्थिति में होती है, तो ये पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि MnO4 और H2SO4 की उपस्थिति में होती है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि इसमें अभिकर्मक क्या है, मतलब किसकी उपस्थिति में हो रही है। तो इसमें अभिकर्मक ये दोनों ही हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आप ये अभिक्रियाएं करते हैं तो साथ में आपको इनके अभिकर्मक का भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये सीधा आपसे इनके अभिकर्मक भी पूछ लेते हैं। अब जैसे दूसरे का अभिकर्मक पूछा गया किसका, तो इसमें पूछा गया है ब्यूटेन 2 ऑन से ब्यूटेन 2 ऑल का बनना। तो इसमें अभिकर्मक होगा NaBH4 यानी सोडियम बोरोहाइड्राइड, या फिर LiAlH4 यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा ब्यूटेन 2 ऑन का अपचयन होता है। मतलब इनके दोनों के द्वारा इसका जब अपचयन होता है, जिससे जो कीटोन समूह होता है तो वो अल्कोहल समूह में बदल जाता है। अल्कोहल समूह होता है OH, और जबकि कीटोन समूह होता है कार्बन डबल बॉन्ड O। ठीक है, ऑक्सीजन। तो इसमें क्या दे रखा है, पहले इसमें दे रखा है ब्यूटेन 2 ऑन। तो फिर ब्यूट का मतलब कि इसमें होंगे कितने कार्बन, 4 कार्बन। तो एक कार्बन ये रहा, दूसरा कार्बन ये रहा, तीसरा ये रहा, और चौथा कार्बन ये रहा।
तो क्या नाम है, तो इसका नाम है ब्यूटेन टू ओन, मतलब दूसरे पर क्या हो, ओन। तो इधर से गिनती शुरू कर दो, 1 और 2। तो दूसरे पर ओन का मतलब है कीटोन समूह हो। मतलब जब भी आप IUPAC नाम लिखोगे तो जहाँ पे कीटोन समूह आ रहा हो तो उसके पीछे लिखना है आपको ओन। क्या लिखना है, ओन लिखना है, ठीक है, ओन। तो इसीलिए इसके नाम के पीछे क्या लिखा है, ओन लिखा है, क्योंकि जो कीटोन समूह है तो वो कौन से पे है, दूसरे पर है, तो इसलिए इधर लिखा है दूसरा ओन। और ब्यूटेन, एन, एन का मतलब कि 4 कार्बन हो गए। अब हाइड्रोजन कर दो, इसमें 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और इसमें फिर से 3 हाइड्रोजन, तो ये हुआ ब्यूटेन, ब्यूटेन 2 ओन। ठीक है, ऑन क्यों आया है, क्योंकि ये दूसरे पर कौन सा समूह है, कीटोन समूह है। कौन सा समूह है, कीटोन समूह है, और कीटोन समूह के लिए आता है ऑन। तो ये आपको सिर्फ समझाने के लिए, कभी आप एग्जाम में भी ऐसे ही लिख कर आओ, सिर्फ इतना आना है लिखकर, ठीक है। तो ये किसकी उपस्थिति में होती है, मतलब अभिकर्मक कौन सा है, एक तो है NaBH4, एक है LiAlH4, यानी एक है इसमें सोडियम बोरोहाइड्राइड, दूसरा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इन दोनों की उपस्थिति में ये क्या बन जाएगा, तो ये जो कीटोन समूह है ये अल्कोहल समूह में चेंज हो जाएगा। कीटोन समूह अल्कोहल समूह में चेंज होगा तो O के साथ आ जाएगा H, और जो ये C अकेला है इसके साथ एक हाइड्रोजन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3, CH2 ऐसे रहा। अब ये कार्बन अभी ऐसे ही छोड़ दो, और इधर क्या है, CH3 है। तो अब इस कीटोन समूह की जगह हमें करना है अल्कोहल समूह, तो ऊपर O के साथ H भी आएगा। अगर इसका डबल बॉन्ड हटेगा तो फिर इधर हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है बच्चों ब्यूटेन 2 ओल। अब वो दूसरे पर क्या है, ओल है, यानी अल्कोहल समूह है। तो याद रखना, जब भी अल्कोहल समूह हो और उसमें और उसका आप IUPAC नाम लिख रहे हो तो उसमें एंड में क्या आता है, ओल आता है, ओल। तो फिर समझ जाना कौन सा समूह है इसमें, तो उसमें अल्कोहल समूह है। अब जैसे आप अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में देखोगे तो जैसे ही आपने देखा ओन, तो फिर समझ जाना ओन कौन होता है, तो ओन होता है कीटोन, क्योंकि कीटोन के पीछे भी ओन होता है, इसके भी, तो इसे तो ऐसे कर लो याद। अगर है बात आई ओल की, तो आपको पता है अल्कोहल के पीछे भी ओल है और इसके पीछे भी, फिर इसका मतलब क्या आएगा, ओल आएगा। तो एक और एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तो फिर दूसरे पर क्या है, ओल है, यानी दूसरे पर अल्कोहल समूह है। और जो ये है ब्यूटेन का मतलब कितने कार्बन, तो वो हो गए हमारे इसमें 4 कार्बन, ठीक है। अब इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ग पार्ट, क्या कि एथेनॉल को निम्नलिखित यौगिकों में कैसे परिवर्तित करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। जब भी एग्जाम में ये बोले कि इसकी केवल रासायनिक समीकरण ही करनी है तो फिर आपको एग्जाम में ये सब चीज नहीं लिख कर आनी है, इसमें सीधा ये लिख कर आ जाना, ठीक है, इसकी सीधी रासायनिक समीकरण ही। तो एथेनॉल क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए, एथेनॉल एक प्रकार का एल्डिहाइड है। क्या है, एथेनॉल एक प्रकार का एल्डिहाइड है। तो अब इसमें क्या पूछा गया है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, क्या 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल कैसे प्राप्त करोगे, किससे प्राप्त करना है, एथेनॉल से। तो सबसे पहले आप ये याद रखो, अब आपको इतना तो पता है कि एथेनॉल क्या होता है, एक प्रकार का एल्डिहाइड होता है, यानी इसमें कौन सा समूह होगा, तो इसमें होगा CHO समूह। देखो एथेनॉल कैसे बनेगा, तो एथेनॉल ऐसे बनेगा, तो फिर समझ जाना जिसमें एल्डिहाइड समूह होगा उसके पीछे क्या आएगा, अल आएगा, अल, ठीक है। तो एथेन, एथेन का मतलब क्या है, C2H4 है। एथेन होता है C2H4, मतलब कि 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। तो एथेनॉल में CH3 लिया, एक तो तीन हाइड्रोजन है, ये रे एक कार्बन ये रहा, तो एक और कार्बन कर दिया, हो गए। अब सिर्फ एक हाइड्रोजन की कमी है, पर आपको पता है इसके पीछे जो है तो वो है अल लग रहा है। तो अल होता है एल्डिहाइड समूह, और एल्डिहाइड समूह में होता है CHO। तो C तो है ही है, इसके साथ H को जोड़ दो और इसके साथ डबल बॉन्ड O को जोड़ दो, तो ये बन गया है आपका एथेनॉल। क्या बना है, तो ये बना है आपका एथेनॉल। तो इसमें हम क्या काम करेंगे, इसमें हम एथेनॉल के 2 अणु लेंगे। किसके अणु लेंगे, तो इसमें हम एथेनॉल के 2 अणु लेंगे, और किसकी उपस्थिति में होगी, या फिर इसका अभिकर्मक क्या होगा, तो ये होगी तनु NaOH की उपस्थिति में, तनु NaOH की उपस्थिति में करेंगे। तो हमें क्या बनाना है, तो इसमें हमें 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल को बनाना है। इसका मतलब क्या है, इसमें है ब्यूट का मतलब इसमें होंगे हमारे 4 कार्बन, एक कार्बन ये जोड़ दो, दूसरा कार्बन ये, तीसरा कार्बन ये, चौथा कार्बन ये, इतना तो आ गया समझ में। और क्या है ब्यूटेनॉल,
देखो एथेनल में भी अल है और जो हमारा ब्यूटेनल है उसमें भी अल है। तो इसमें सीधा ऐसे ना करके जैसे आपने इसमें करा है, CHO को जोड़ा है, आप इसमें सीधा पहले CHO को ही जोड़ दो। और इसमें बोला गया तीसरे पर क्या है, तो तीसरे पर है हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी का मतलब OH समूह, यानी जो अल्कोहल होता है। तो हाइड्रोक्सी आ गया ये तीसरे पर, 1 2 3, तीसरे पर हाइड्रोक्सी आ गया। तो इसको लिखेंगे हम, क्या है ये, तो ये है हमारा ब्यूटेनल। तो ये हो जाएगा CH3CH CH2CHO। ठीक है, ये हो गया। तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। ठीक है। अब क्या होगा, अब आप इन्हें अच्छे से समझ लीजिए कि अगर कहीं IUPAC नाम के पीछे ओन लगा है तो इसका मतलब कि उसमें क्या है, कीटोन समूह है। और अगर IUPAC नाम के पीछे अल लगा है, अल, तो आ जाएगा कि एल्डिहाइड समूह है। कौन सा समूह है, एल्डिहाइड समूह है। और अगर ऑल लगा है, ऑल लगा है तो आ जाएगा अल्कोहल समूह है, अल्कोहल समूह है। ठीक है। तो ये 3 बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। क्या क्या, कि अगर ऑन लगा है तो होगा इसमें क्या, कीटोन समूह, अल है तो होगा इसमें एल्डिहाइड समूह, और ऑल है तो होगा इसमें अल्कोहल समूह। ठीक है। अब अगला पूछा गया है ब्यूट 2 इन अल। तो एथेनल से आप इसे कैसे प्राप्त करोगे, तो एथेनल से आप इसे सीधा प्राप्त कर ही नहीं सकते। सबसे पहले आप लोगे एथेनल। एथेनल का सूत्र था CH3CH डबल बॉन्ड O, और कितने एथेनल के अणु थे, 2। तो ये है एथेनल। अब इसकी क्रिया हमने किसकी उपस्थिति में कराई थी, तो वो कराई थी हमने तनु NaOH की उपस्थिति में। तो हमारा क्या बना था, उसमें बना था हाँ क्या, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। तो हो जाएगा CH3CH CH2 और CHO, और CH के ऊपर क्या था, OH समूह था। तो आ जाएगा हमारे यहाँ 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। ठीक है। अब इससे करेंगे हम किसे प्राप्त, अब इससे करेंगे ब्यूट 2 इन अल को प्राप्त। तो कैसे होगा कि इसे गर्म करेंगे H3O+ के साथ, क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो इसमें से क्या निकल जाएगा, अगर इसमें से H2O निकल जाए तो हमारा ये प्राप्त हो जाएगा। तो ये H2O कहाँ से निकलेगा, एक तो OH आ जाएगा और एक हाइड्रोजन इसमें से चली जाएगी। तो जब इसका ये चला गया, इसका ये चला गया, तो अब इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा, तो अब इन दोनों के बीच में आएगा डबल बॉन्ड। तो ये होगा CH3CH, ऐसे ही है, और इसमें से एक हाइड्रोजन जाएगी तो यहाँ बचेगा CH, फिर यहाँ जाएगा डबल बॉन्ड और ये साथ में CHO। तो ये बनेगा ब्यूट 2 इन अल, है ना। तो इसका नाम है ब्यूट 2 इन अल। क्या है इसका नाम, तो इसका नाम है ब्यूट 2 इन अल। तो अब आप खुद देखिए कि हम एथेनल से सीधा इसे प्राप्त नहीं कर सकते। पहले हमें एथेनल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल को प्राप्त करना होगा, फिर इसमें से जब H2O निकल जाएगा तब जाके हमारा क्या बनेगा, तो इसमें बनेगा ब्यूट 2 इन अल। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कीटोन फेलिन विलियन तथा टॉलेन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करते, जबकि फ्रक्टोज जिसमें कीटोन समूह होता है कर देता है, क्यों। तो ये क्वेश्चन भी पूरे 2 नंबर का पूछा गया था। तो आप इसके आंसर में लिखोगे कि फ्रक्टोज में कीटोन समूह होते हुए भी यह फेलिन विलियन और टॉलेन अभिकर्मक को अपचयित कर देता है, क्योंकि टॉलेन अभिकर्मक और फेलिन विलियन दोनों में क्षार उपस्थित होता है और ये क्षार फ्रक्टोज का ग्लूकोज में पुनर्विन्यास कर देता है तथा ग्लूकोज फेलिन विलियन को अपचयित करके लाल भूरा अवक्षेप देता है और टॉलेन अभिकर्मक को अपचयित करके रजत दर्पण देता है। अब देखो, अब पहले हम समझेंगे किसे, तो इसमें हम समझेंगे पहले पुनर्विन्यास को, कि आखिर पुनर्विन्यास क्या होता है। तो बच्चों, पुनर्विन्यास ये होता है कि जिनके अणुसूत्र तो होते हैं समान, पर उनके जो परमाणु है तो वो अपने स्थान को बदल लेते हैं, तो इसे ही कहते हैं पुनर्विन्यास। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने क्या लिया, एग्जाम्पल के लिए हमने लिया इधर क्या, फ्रक्टोज, और इधर लिया है हमने ग्लूकोज को। ठीक है। अब देखो, इन दोनों के अणुसूत्र तो है समान, C6H12O6,
और इसका भी होता है C6H12O6। पर जो इनके परमाणु हैं तो वो अपने स्थान चेंज कर लेते हैं। जैसे इसका इसका जो संरचना सूत्र होता है कैसे होता है, तो ऊपर तो होता है इसमें CHO, क्योंकि इसमें कैसा समूह होता है, तो इसमें एल्डिहाइड समूह होता है। और जबकि जो फ्रक्टोज है उसमें होता है कीटोन समूह। कीटोन समूह मतलब कार्बन डबल बॉन्ड O। तो इसका होगा CHOH कितनी बार, तो ये होगा इसमें 4 बार, और नीचे होगा फिर CH2OH। तो ये है इसका संरचना सूत्र। ठीक है, तो इसमें अब इसी के जो ये परमाणु है तो ये अपना स्थान बदल लेंगे। अब इसमें देखते हैं फ्रक्टोज में ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा इसमें CH2OH। ठीक है, और बीच में आएगा कार्बन डबल बॉन्ड O, और फिर नीचे आएगा CHOH की 3। तो देखो इधर कितनी थी, 4, इधर हो गई 3। फिर नीचे तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा CH2OH। ठीक है, तो अब देखो इनके अणुसूत्र तो खैर समान है, पर इनका जो संरचना सूत्र है तो उसमें क्या होता है कि जो ये परमाणु है ये अपना स्थान बदल लेते हैं। मतलब ऐसी ही जो श्रृंखला है तो इसमें नहीं पाई जाती है ना। जो इनकी ये श्रृंखला होती है तो वो समान नहीं होती, क्योंकि इनके परमाणु अपना स्थान बदल लेते हैं। इसे ही कहते हैं पुनर्विन्यास। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या बोला गया था, तो इसमें ये बोला गया है कि फ्रक्टोज में कीटोन समूह होते हुए भी, तो जो ये फ्रक्टोज दिख रहा है इसमें कौन सा समूह है, इसमें है यहाँ कीटोन समूह मतलब कार्बन डबल बॉन्ड O, और जबकि जो ग्लूकोज होता है इसमें होता है एल्डिहाइड समूह, है ना, CHO। तो यही बोला गया है कि फ्रक्टोज में कीटोन समूह होते हुए भी यह फेलिंग विलयन और टॉलन अभिकर्मक को अपचयित कर देता है। अब क्यों करता है, क्योंकि टॉलन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन दोनों में क्या होता है, क्षार उपस्थित होता है। और ये क्षार क्या काम करता है, तो ये जो क्षार होता है तो ये फ्रक्टोज का ग्लूकोज में पुनर्विन्यास कर देता है। तो ये जो क्रिया हुई है किसकी उपस्थिति में हुई है, तो ये हुई है बच्चों क्षार की उपस्थिति में। और ये क्षार किसकी उसमें होता है, तो ये क्षार जो होता है तो ये इन दोनों में ही पाया जाता है, टॉलन अभिकर्मक में और साथ में फेलिंग विलयन दोनों में क्या पाया जाता है, तो दोनों में क्षार उपस्थित होता है। और ये जो क्षार होता है तो ये फ्रक्टोज का ग्लूकोज में पुनर्विन्यास कर देता है। अब जैसे अब हमारे पास क्या आ गया, ग्लूकोज आ गया, तो अब ये क्या काम करेगा ग्लूकोज, तो ये जो ग्लूकोज है तो फिर ये अपचयित कर देगा किसे किसे, तो जो ग्लूकोज होता है तो ये टॉलन अभिकर्मक और साथ में फेलिंग विलयन, टॉलन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन दोनों को क्या कर देता है, तो ये इन दोनों को अपचयित कर देता है, अपचयित कर देता है। ठीक है, तो ये इसका काम होता है। तो इसमें पूछा गया कि जो हमारा फ्रक्टोज होता है जबकि इसमें कीटोन समूह होता है, जब भी ये इन्हें अपचयित आखिर क्यों कर देता है, तो ये इसीलिए कर देता है क्योंकि इनमें दोनों में होता है क्षार उपस्थित। और जो ये क्षार होता है इसका काम होता है कि ये इसको इसमें चेंज कर देता है, फिर इसका काम होता है कि ये इन्हें दोनों को अपचयित कर देता है। बस इतनी सी बात है, और इसी बात को आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है बस। ठीक है, तो आ गया समझ में। और अगर आपको जो ये पुनर्विन्यास है ये अभी समझ में ना आ रहा हो तो मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे दूं कि जैसे आपकी जो क्लास है, आपकी कोई क्लास है, जैसे आपकी 12th क्लास है, ठीक है, उसमें आपकी सीट इधर थी, है ना, आपकी सीट यहाँ थी, पर आपका आज मन किया कि आप इधर आ जाओ, तो आप इधर सीट से इस वाली सीट पर आए। तो आपकी जो क्लास थी वो तो सेम ही रही, पर आपने सिर्फ अपनी सीट को चेंज किया है। तो इसे ही कहते हैं पुनर्विन्यास। मतलब कि जो आपके अणुसूत्र थे तो वो तो हो गए हैं समान, पर जो आपकी जो सीटें हैं, मतलब कि जो ये परमाणु है तो ये अपना स्थान बदल लेते हैं। बस इसे ही कहते हैं पुनर्विन्यास। तो ये क्वेश्चन आया समझ में कि जो फ्रक्टोज है इसमें कीटोन समूह होते हुए भी ये इन्हें दोनों को अपचयित कैसे कर देता है, तो ये ऐसे करता है कि इनमें दोनों में होता है क्या उपस्थित, तो इन दोनों में होता है क्षार उपस्थित, जो क्या काम करता है, जो इसको इसमें चेंज कर देता है। और जो हमारा ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का काम होता है कि इन दोनों का अपचयन करना। बस तो एग्जाम में ऐसे लिख कर आना कि कैसे लिखोगे, तो एग्जाम में लिखोगे कि फ्रक्टोज में कीटोन समूह होते हुए भी यह फेलिंग विलयन और टॉलन अभिकर्मक को अपचयित कर देता है, क्योंकि टॉलन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन दोनों में क्षार उपस्थित होता है और ये क्षार फ्रक्टोज का ग्लूकोज में पुनर्विन्यास कर देता है तथा ग्लूकोज फेलिंग विलयन को अपचयित करके लाल भूरा अवक्षेप देता है
और जबकि टॉलेन अभिकर्मक को अपचयित करके रजत दर्पण देता है। अगर आपको इनका ये नाम याद नहीं हो रहा, इसका ये वाला कि इनसे क्या क्या प्राप्त होता है, तो आप इन्हें छोड़ के आप इसमें सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो ये होता है ग्लूकोज होता है, तो ये इन्हें दोनों को अपचयित कर देता है बस। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, और जिसको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।